Hello, my dear students. How are you all? I hope you are fine. And from today onwards, we are going to learn the new chapter of the literature, means the very first chapter of our syllabus, that is of English literature. And the very first chapter is the poem, that is Casabianca. So we will learn what is the poem and all the things. So first of all, if we are talking about the poem Casabianca, so first of all, the question is there in your mind that who is the poet of this poem. So we will first know something about the poet. So Felicia Hermans was a British poet. So she was a British poet. She was highly regarded by the other great poets of her time like William Wordsworth. Later on, when you go in the upper standard, then you come to know about William Wordsworth and all that thing. So she was also a great poet like William Wordsworth. Her poems became popular in both England and America. So definitely her poems were very popular in England also and even in America also. Casabianca is her most popular poem, and the poem which is there in your syllabus, that is Casabianca, that is the most popular poem of her, matlab of Felicia Hermans. So this poem is a very nice poem and one of the most popular poem which was written by Felicia Hermans, and that poem is Casabianca. So if you are talking about the theme of the poem, मतलब वो कौन सी थीम है, कौन सा बेस्ड है जिसके ऊपर ये पोएम लिखी गई है, तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, मतलब द थीम ऑफ द पोएम जिसके ऊपर वो पोएम लिखी गई है, क्योंकि वेन एवर वी आर राइटिंग द पोएम, सो एनी थिंग इज़ देयर, कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं, सो दैट इज़ नोन एज थीम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द थीम. So the poem Casabianca tells about a real incident. This is not the fake incident, it is a real incident. एक सच में बना हुआ incident है. That occurred मतलब होना, बनना. कब बना था? So in 1798 during a sea battle between Britain and France. So that is the real incident. Occurred मतलब होना, बनना. कब बना था? 1798. कहाँ पे बना था? तो एक दैट इज़ अ सी बैटल. बैटल मतलब लड़ाई, वॉर. पर कैसी वॉर? तो सी बैटल मतलब जो सी होता है उसके अंदर जो लड़ाई होती है, बैटल होती है, वो बिटवीन विच टू कंट्रीज? सो बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस. Okay, so that is the real incident that was occurred in 1798 ड्यूरिंग अ सी बैटल. वो सी बैटल के दौरान हुआ था. कौन से दो कंट्री के बीच में सी बैटल हुई थी? तो ब्रिटेन एंड फ्रांस. यंग कासाबियांका. सो ये जो नेम है कासाबियांका, वो कोई मीनिंग नहीं है. दैट इज़ द नेम ऑफ अ यंग बॉय. एक बॉय है जिसका नाम क्या है? कासाबियांका. सो यंग कासाबियांका वॉज द सन ऑफ एडमिरल. एडमिरल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन नेवी. नेवी मतलब यू नो वेरी वेल कि अलग अलग जो इंडियन आर्मी है या कोई भी आर्मी होती है वो अलग अलग होती है. पुलिस होती है, नेवी होती है, एयरलाइंस वाले होते हैं. तो एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वॉरशिप वो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट, मतलब पोस्ट के ऑफिसर थे जो नेवी थी, मतलब जो भी पुलिस मिलिट्रीज होती है जो सी में रहती है, दैट इज नेवी. तो फ्रेंच वॉरशिप मतलब फ्रेंच साइड से. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट बैटल वॉज बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस. सो ही वॉज ऑफ फ्रांस. ओके, वो किसको बिलोंग करते थे? फ्रांस को. एंड फ्रेंच वॉरशिप में वो क्या थे? एक एडमिरल थे. He remained at his post despite the fact that the sea had caught fire. Now in this poem the actual thing is that कि जो शीप है, मैंने पहले ही आपको बोला कि सी बैटल है, सो डेफिनेटली वो सी से कनेक्टेड होगी. तो उन लोगों की जो शीप है वो शीप में क्या हो जाता है? शीप हैड कॉट फायर, मतलब वो जो शीप है उसमें फायर लग जाती है, मतलब वो जल जाती है, उसमें आग लग जाती है. He had received order from his father not to abandon his post till he was told. Abandon मतलब to leave.
एंड दैट कासाबियांका वॉज अ यंग बॉय, और उसको बोला गया था उसके फादर ने, जो क्या थे, एडमिरल थे, कि जब तक उसके फादर उसको कोई भी ऑर्डर ना दे तब तक उसको वो पोस्ट को, वो जगह को छोड़ के जाना नहीं है। ऐसा उसने उसको, उसके फादर ने उसको ऑर्डर दिया था। और उसके फादर कौन थे, तो एडमिरल थे। किसके, तो फ्रेंच आर्मी के थे। एंड दैट बैटल वॉज अकर्ड इन 1798 between Britain and France. So from here we'll have to learn the poem कि एक फादर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एक सन क्या करता है, that we'll have to see. So without wasting time we will start the poem. One more thing, students, if you have any doubt then please write in the comment box. I am there to solve your problems and doubts. So without any hesitation, please type in the comment box, so I will give the answer back. So if we start the poem, I have already typed the poem for you people because it's very easy to learn. So word to word is there, which is there in your textbook. So the boy stood on the burning deck. Deck मतलब कि एक जो जगह होती है, बहुत बड़ी, जो शिप है या स्टीमर है उसमें. So the boy stood on the, first we will complete the line, then after I will explain you. The boy stood on the burning deck whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead. So the boy stood on मतलब खड़ा होना, स्टैंड का जो है वो पास्ट फॉर्म है. ऑन द बर्निंग मतलब जलता हुआ. और डेक मैंने बोला एक प्लेस होती है शिप की, तो वहाँ पे वो खड़ा है. द बॉय, सो द बॉय रिफर्स टू कासाबियांका. ओके. Whence all but he had fled. Whence is a meaning of whence is where, but in the old English मतलब in the olden days it is known as a whence. So where all but he had fled. Fled मतलब run away. तो शिप में से जितने भी थे वो अपने आपको बचाने के लिए वहाँ से कहीं पे भी चले जाते हैं. बट स्टिल दैट बॉय कासाबियांका वॉज देयर ऑन द बर्निंग डेस्क. जो जलती हुई शिप है वहाँ पे वो अभी भी खड़ा है. द फ्लेम दैट लीड द बैटल्स wreck. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ wreck? wreck मतलब शंकन, स्लीप, शीप मतलब जो शंख होना मतलब डूबना, डूबती हुई जो शीप है. सो फ्लेम मतलब जो आग की ज्वाला होती है वो, तो इतनी ज़ोर से वो आग लगी है कि धीरे धीरे वो शीप जलती जा रही है. और जलने की वजह से जो शीप है नाउ इट इज़ ऑन द पोजीशन कि वो wreck हो जाने वाली है, मतलब कि वो गिर जाने वाली है, डूब जाने वाली है. शोन अराउंड हिम ओवर द डेड. एंड डेफिनेटली वो उसको लगा, अराउंड हिम आजू बाजू में उसको लगा, दैट डेफिनेटली दे विल गोइंग टू डाई. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू रीड द स्ट्रेंजा, सो द लास्ट वर्ड डेक एंड wreck, these both word deck and wreck are like sounds same. तो जिसके ऐसे ending words जिसके sounds same हो, that is we can consider in rhyming words. So see, deck तो k sound is there, and wreck, so here also k sound is there, and fled, so d, fled, so d, and dead, so d. आई होप आपने सीखा ही होगा, बट स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ. सो फॉर क साउंड इफ़ आई एम टेकिंग ए, तो जहाँ पे मुझे क दिख रहा है फॉर दैट आई एम टेकिंग ए. एंड फॉर ड साउंड आई एम टेकिंग, अगेन आई कैन नॉट टेक ए बिकॉज मैंने क के लिए ले लिया है ए, तो दूसरे के मैं ले रही हूँ बी. सो हियर ऑल्सो बी. So the rhyme scheme of these stanza we can write that is A, B, A, B. Whenever you are writing the rhyme scheme you have to write in a pair, मतलब you have to write in a couple. pair में आपको लिखना है. So what is the rhyme scheme? A, B, A, B, because here k, deck, and here wreck, so k sound is there. तो A
and d sound. So for d sound I am taking b. So your rhyme scheme of the first stanza मतलब एक पैराग्राफ, इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, ए बी. Now next paragraph. Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood, a proud through childlike form. Now see, yet beautiful and bright. So here the description of Casabianca is given. तो वो जो बॉय था कासाबियांका वो कैसा था, ब्यूटीफुल था एंड ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइट था, पर तो भी वो खड़ा है, भले वो शीप में आग लगी है, कोई नहीं है, बट स्टिल ही स्टूड ओवर देयर एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म. बॉर्न होना मतलब कि बर्थ होना, और रूल करना मतलब आपको पता ही है, जैसे एक किंग अपने किंगडम पे ऊपर रूल करता है तो वो रूल करना मतलब राज करना. द स्ट्रॉम मतलब आपको पता ही होगा ना, नो नीड टू एक्सप्लेन दैट वर्ड. स्ट्रॉम मतलब जो भी जिसको हम बोलते हैं हैवी विंड होता है, उसकी वजह से जो होता है वो स्ट्रॉम. तो कैसे नैरेट किया है वो पोएट ने कि उसका जो बॉर्न हुआ है, मतलब वो किसके लिए वहाँ पे है, ये जो स्ट्रॉम आया है वो एक मुसीबत आई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम आया है, उसके ऊपर रूल करने के लिए, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो छोटा बच्चा है कासाबियांका उसका बॉर्न हुआ है. द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट. यहाँ पे स्ट्रॉम में बॉर्न होना वो मीनिंग नहीं है. स्ट्रॉम इज़ अ वन क्रिटिकल प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर रूल करने के लिए वो क्या हुआ है, वो बॉय है, वो वहाँ पे है. अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड. क्रिएचर मतलब वन काइंड ऑफ एनिमल वी कैन से, पर यहाँ पे क्रिएचर का मतलब अ ह्यूमन बीइंग ऑफ हीरोइक ब्लड. हीरोइक ब्लड मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेव जो है. उसके फादर जो है वी हैड ऑलरेडी डिस्कस कि वो एडमिरल है, तो डेफिनेटली उसका जो सन होगा वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेव होगा. तो वो हीरोइक ब्लड, उसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका ही ब्लड है, उसका ही बच्चा है, तो डेफिनेटली ही वॉज ऑल्सो वेरी ब्रेव. तो उसका जो ब्लड है वो हीरोइक है, वन काइंड ऑफ हीरो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव है. अ प्राउड थ्रू चाइल्ड लाइक फ्रॉम. और एक प्राउड मोमेंट है फॉर हिज फादर बिकॉज वेरी स्मॉल किड थ्रू चाइल्ड लाइक. चाइल्ड मतलब एक छोटा सा बच्चा, और वो है बहुत बड़ा, पर एक जो उसका फॉर्म है, और अभी की हम लोग बात करें तो वो बहुत छोटा बच्चा है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइम स्कीम फॉर दिस स्ट्रेंजा, सो सी फॉर स्टूड, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इज ड. स्ट्रॉन्ग, सो हियर द प्रोनाउंसिएशन इज म. Blood, so here again the pronunciation is d, and form, so here the pronunciation is m. तो से फ्रेंड्स फॉर ड, क तो नहीं आया है, देखो ड के लिए मैंने पहले बी लिया है, तो यहाँ पे भी ड की जगह पे मैं बी लिख सकती हूँ ना. सो हियर आई एम टेकिंग बी एंड बी, सो ए एंड बी हो गया. अभी नेक्स्ट तो म के लिए से क इंडिकेट ए and d indicate B. So for M, A, B. So after B, I am taking C. So for M, I am taking C and C. So if I am talking about these all 8 lines, तो उसकी poem rhyme scheme क्या बनेगी? A, B, A, B, then B, C, B, C. Is it clear to you? See, for K, I am taking A. तो जहाँ जहाँ पे क साउंड आएगा वहाँ पे मुझे लेना है ए. ड के लिए मैंने लिया बी, फिर म के लिए मैंने लिया सी, तो मेरी राइम स्कीम जो बनी वो क्या बनी, ए बी, बी सी. सो क्लियर. नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्ट्रेंजा, सो द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड. That father faint in death below, his voice no longer heard. Now say, I am taking again these 4 lines. The flames मतलब मैंने अभी ही आपको बोला कि जो फायर है वो rolled on मतलब कंटिन्यूसली वो हाई हो रही है, कंटिन्यूसली धीरे करके पूरी शिप में वो आग लग रही है. He would not go, तो भी वो अपनी पोजीशन जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से वो नहीं जाता है.
he would not go without his father's word, because we had discussed in the preface, in the theme, that the order was given by his father to his child Casabianca, that whenever again he will give the order, at that time only he has to leave the place. Means still now not a single word or order is given by his father. So in this critical situation, critical situation is there, but still he is there, and without his father's word he wouldn't go. और उसके फादर ने कोई भी कुछ नहीं बोला तो वो कहीं पे भी नहीं गया. That father faint in death below. फेंट होना मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, और उसके फादर के पास से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है या तो कोई ऑर्डर भी नहीं आया है. हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड. डेफिनेटली वो इतनी गर्मी है, इतनी ज़ोर से वहाँ पे आग लगी है, फ्लेम्स आ रही है कंटिन्यूसली. जो शीप है वो भी संक हो रही है, तो उसका जो आवाज़ है वो भी अभी कैसा हो गया है, वेरी स्लो. He called aloud, "Say, father, say, if yet my task is done." He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. Again, I'm taking this 4 line. He called aloud, मतलब वो जोर से उसके फादर को बुलाता है. Call aloud मतलब shouting, "Say, father, say." Now he was waiting for the order of his father. So he was there only and he called aloud, मतलब he shouting aloud that say father say. वो अपने फादर को बुला रहा है कि मुझे कोई ऑर्डर दो ताकि मैं यहाँ से कहीं और सेफ प्लेस पे जाके मेरी जान है वो बचा सकूँ. If yet my task is done, and what is the condition? वो बोलता है कि अगर मेरा काम हो गया है, if my task is done, मेरा जो टास्क है वो फिनिश हो गया है, डन हो गया है, then give me the order. Then give the order so I can go, I can leave the place. He knew not that the chieftain lay. So what is the meaning of chieftain? मतलब the leader of the group. Chieftain मतलब the leader of group. जो उसके father है वो उन लोगों का जो group है उसका उनके leader है. Unconscious of his son, and it was a very critical situation. So between that उसके father है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं. अनकॉन्शियस फॉर हिज सन मतलब नॉट अवेयर अबाउट हिज सन. वो सब कुछ भूल जाते हैं दैट हिज सन वॉज देयर इन द प्रॉब्लम. वो जो शीप जल रही है वहाँ पे उसका भी बच्चा है वो भूल जाता है. एंड ही हैज स्टिल नॉट गिव एनी ऑर्डर टू हिज चाइल्ड. सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइम स्कीम हियर, तो गो, तो ओ साउंड इज देयर. Then here word, so d sound is there. Blow मतलब कुछ बजता हो वैसे, तो here also o sound is there. And heard, so d. So आगे का जो लिया उसको भूल जाते हैं. So for o sound I am taking a, तो यहाँ पे a आएगा and here also a. And for d sound if I am taking b, तो here b and b. So the rhyme scheme of this particular stanza is a B A B. Okay, now see here, say father say, so here A sound is there. Say A. Done no lay, so again A sound is there. And son, so no. तो for A sound तो मैंने O के लिए A लिया है. So A is also reserved, B is also reserved. So for A sound I am taking C. So here C and C. And for N sound I am taking D, and here also for N I am taking D. So the rhyme scheme of this particular stanza is C D C D. So if I am talking about these 8 lines, so my rhyme scheme is A B A B C D C D. Clear? Now see. Speak father speak, once again he cried, if I may yet be gone. Again वो उसको फादर को बुला रहा है कि, और now he cried, वो रोने लगा है, that speak father, please give me the order because I want to leave this space. तो he said speak father,
वंस अगेन ही क्राइड, वो जोर से रो रहा है और बोल रहा है कि स्पीक फादर, मुझे कोई तो ऑर्डर दीजिए, इफ़ आई मे येट बी गॉन, तो मैं यहाँ से मेरा वर्क फिनिश हो गया हो तो आई कैन गो फ्रॉम हियर. एंड बट द बूमिंग shots replied, at fast the flames rolled on. So what is the meaning of booming? मतलब making a loud sound. So he replied in a very loud sound, he cried in a very loud sound that please call me, please call father, what to do. And fast the flames rolled on. और जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे जो फ्लेम्स है, वो जो फायर्स है, वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा रोल्ड ऑन, मतलब ऊपर के ऊपर है वो जा रही है. नाउ से नेक्स्ट 4 लाइन आई एम टेकिंग. अपॉन हिज ब्रो he felt their breath, and in his waving hair, and looked from that lone past of death, and still yet brave despair. See, I am taking the 4 lines from here. Upon his brow, brow मतलब eyebrow, he felt that death, मतलब उसको भी, here we cannot consider the meaning eyebrows, here we can consider the meaning कि now he is aware that definitely जो death है, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसको पता चल गया कि अभी ऐसे की ऐसे सिचुएशन चली तो डेफिनेटली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. एंड इन हिज वेविंग हेयर, तो डेफिनेटली दे वर ट्रैवलिंग इन द सी, तो जो वेविंग हेयर मतलब जो विंड आने की वजह से जो हेयर है वो वेव होते हैं, मतलब हिल रहे हैं. एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, ही वॉज ओनली देयर, लोन मतलब अलोन, और पोस्ट तो अभी है, पहले हमने देखा कि वो डेक के ऊपर खड़ा है, और अभी जो है वो कौन सी पोस्ट के ऊपर खड़ा है, डेथ की पोस्ट, मतलब वहाँ से उसकी डेथ कंफर्म्ड है कि अगर वो कहीं पे नहीं गया तो डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाएगी. एंड स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, ब्रेव मतलब तो आपको पता ही, और डिस्पेयर मतलब निराशा, हताशा, तो उसको पता ही है कि अभी मेरी डेथ आने ही वाली है, कंफर्म्ड है, तो ही वॉज वेरी डिस्पेयर, मतलब वो बहुत ज़्यादा हताश हो गया है, मतलब दुखी हो गया है. Now see, and shouted but once more aloud, my father, must I stay? While over him passed through sail and shroud, the breathing fire made waves. See again, because देखो एक फादर का ऑर्डर है कि जब तक वो कुछ नहीं बोले तब तक वो कहीं पे नहीं जाएंगे, वो कहीं पे कासाबियंका नहीं जाएगा. तो एक फादर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वो डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी है. एंड वी एज स्टूडेंट्स, वी आर नॉट फॉलोइंग द suggestions or the orders which are given by our parents, so we have to learn the same thing from here कि अपने जो पेरेंट्स आपको बोलेंगे वो आपको अच्छे के लिए ही बोलेंगे, तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. एंड शाउटेड बट वन मोर अलाउड, लास्ट टाइम वो जोर से साउट करता है, माई फादर मस्ट आई स्टे, मस्ट मतलब कंपल्सरी, जोर से एक बार वो ट्राई करके जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि माई फादर, मुझे यहाँ पे ही रहना है, क्या मुझे यहाँ पे ही रहना है, वो कंफर्म पूछ रहा है जोर से चिल्ला के. While over him passed through the sail, sail means what? तो sail means a sheet of cloth जो शीप के ऊपर लगाया जाता है. आपने देखा होगा कि जो सेल होती है, शीप होती है, सपोज माई ड्राइंग इज़ नॉट टू मच गुड बट स्टिल आई एम ट्राइंग, तो यहाँ पे ये जो शीप है आपकी, राइट, और यहाँ पे एक ऐसा क्लोथ जैसा होता है, तो दैट इज सेल. ओके. एंड श्राउड मतलब किसी की डेड बॉडी होती है उसको कवर करने के लिए जो क्लोथ हम यूज़ करते हैं, दैट इज श्राउड. तो वाइल ओवर हिम पास थ्रू सेल एंड श्राउड, अभी तो उसको वो सेल दिख रहा है और या तो श्राउड, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द पोस्ट ऑफ द डेथ. द रीदिंग फायर्स मेड वेज, रीदिंग मतलब सराउंडिंग, कवरिंग, और जो कवरिंग करने वाली फायर्स है वो क्या हो रही है, मेड वेज मतलब इट बिकेम वेरी हाई और इट कंटिन्यूसली रोल्ड ऑन. हमने यहाँ पे ही देखा है कि जो फ्लेम्स थी वो रोल्ड ऑन मतलब हो ही रही है, हो रही है, हो रही है. एंड फाइनली वो एक कैसे पोस्ट पे खड़ा है, जो यंग बॉय है, छोटा सा बच्चा कासाबियंका, वो अभी पोस्ट ऑफ डेथ के ऊपर खड़ा है. सो हियर इफ़ यू आर टॉकिंग रैंडमली, मैं ले लेती हूँ यहाँ से, तो लाउड, तो यहाँ पे ड साउंड है,
स्टे, तो यहाँ पे ए साउंड है। हियर इफ आई एम टॉकिंग तो श्राउड ड साउंड है एंड वेज, तो यहाँ पे राइम स्कीम जो है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि वेज तो ज है, तो वी कैन से हियर कि फॉर ड आई एम टेकिंग ए, तो यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट आपको वही लाइन देखनी है, नेक्स्ट वाली तो है ए, तो फॉर दैट आई एम टेकिंग बी एंड वेज, तो फॉर दैट आई एम टेकिंग सी, तो योर राइम स्कीम इज ए बी ए सी. Okay, sometimes it is possible, it is not like that every time it's come in pair like a b b c c, sometimes it's possible. They wrapped the sheep in splendor wild, they caught the flag on high and streamed above the gallant child like banners in the sky. Now see, उसकी जो हीरोइक डीड उसने किए हैं, मतलब एकदम जोरदार फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस, उसकी जो हिस्ट्री है, मतलब वो भले उसकी डेथ हो जाएगी पर उसको हिस्ट्री में आज भी जाना जाएगा, तो फॉर दैट उसका वो नरेशन दिया है. दे रैप्ड करना मतलब किसी में हम लोग जैसे रैपिंग करते हैं वैसे. द शीप इन स्प्लेंडर वाइंड, स्प्लेंडर मतलब इम्प्रेसिव ब्यूटी. यहाँ पे देखो वाइल्ड जो शीप है वो वाइल्ड, इट इज़ कंसिडर्ड एज वाइल्ड बिकॉज कंटिन्यूसली जो फ्लेम्स है वो उसको कैच कर रही है, पकड़ रही है, और वो जो शीप है वो क्या हो रही है, डूब जा रही है. दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, और फ्लैग जो मैंने अभी आपको सेल करके दिया था, समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल कि वहाँ पे फ्लैग भी हो सकता है, तो ऊपर उन लोगों ने क्या पकड़ा है, वो जो फ्लैग है वो पकड़ा है. एंड स्ट्रीम अबव द गैलेंट चाइल्ड, गैलेंट मतलब वेरी ब्रेव. जैसे जो शीप के ऊपर फ्लैग है, सपोज ये मेरा सेल है, यहाँ से ये शीप है, तो यहाँ पे सेल के ऊपर जो फ्लैग है वो जैसे है वैसे, मतलब ऊपर है, उसकी पोजीशन है दैट इज़ वेरी हाई, वैसे सेम ये जो गैलेंट मतलब जो ब्रेव चाइल्ड है उसकी भी पोजीशन है. बिकॉज जब तक उसके फादर ने नहीं बोला, वो चाहे तो जा सकता था पर फादर के ऑर्डर की वेट करने के लिए वो वहाँ पे, उसकी डेथ है तो भी वो वहाँ पे खड़ा है. लाइक बैनर्स इन द स्काई, सो बैनर्स का मतलब भी होगा फ्लैग्स. जैसे स्काई में फ्लैग है वैसे ही वो बॉय का नेम आज भी है, मतलब जो वर्क उसने किया है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव वर्क किया है. देयर केम अ ब्रस्ट ऑफ थंडर साउंड, the boy, oh, where was he? Asked for the winds that far around with fragments strewed the sea. Now see, there come a burst of thunder sound. आपको पता है कि थंडर मतलब जब रेन होता है या तो जब विंड होता है तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आता है, तो वहाँ पे ब्रस्ट होना मतलब अचानक से आना, तो वहाँ पे वो साउंड्स आने लगे. द बॉय, ओ वेयर वॉज ही, नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन इन द माइंड कि वो बॉय कहाँ पे है. मतलब कहने का मतलब कहाँ पे है, मतलब आपको भी अभी पता चल ही गया होगा कि वो शीप के डेक में है, बट वो जो शीप है वो पूरी जल गई है और जो फ्लेम्स है वो कंटिन्यूसली उसको पकड़ रही है. आस्क फॉर द विंड्स दैट फार अराउंड, बहुत दूर जो पवन है उसको वो मतलब पुकार रहा है, बुला रहा है कि अगर वो आए तो मे बी पॉसिबल ये जो फ्लेम्स है वो क्या हो जाए, लाइट ऑफ हो जाए. विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्रूड द सी, स्ट्रूड का मीनिंग है स्कैटर्ड ओवर द सरफेस, जो मतलब सरफेस है वहाँ पे जो सी का है सरफेस, वो उसको मतलब उसके माइंड में विश है कि ऐसा कुछ आ जाए, तो उससे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो बच सकते हैं, बट अभी कोई एक्सपेक्टेशन बचने की नहीं है. सिर्फ यार टेकिंग है तो वाइल्ड द हाई, तो यहाँ पे ई है चाइल्ड, सो ड एंड स्काई तो ई. सो फॉर ड आई एम टेकिंग ए, तो यहाँ पे भी आएगा ए, एंड फॉर ई आई एम टेकिंग बी, तो यहाँ पे भी आएगा बी. सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रेंजा इज ए बी ए बी. क्लियर? नाउ सी, with mast and helm and pennon fair, that well had borne their part, but the noblest thing which perished there was that young faithful heart. Now see, mast, what is the meaning of mast? Mast मतलब a tall pot that support the sail.
मतलब अभी हमने देखा था कि ये सीप है, तो यहाँ पे जो सेल है तो उसको जो सपोर्ट करने वाला स्ट्रॉन्ग पिलर है, पॉल है, दैट इज नोन एज मैस्ट। देन हेल्म, हेल्म मतलब हैंडल और व्हील ऑफ द सीप, मतलब जो स्टीयरिंग होता है वो। एंड पेनन फेर, पेनन का मीनिंग है अ स्मॉल ट्रायंगुलर फ्लैग, जो फ्लैग है वो, दैट वेल हैड बोर्न देयर पार्ट, दे ऑल आर लाइक देयर ऑन द पार्ट। कौन कौन है? जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है मतलब पॉल है वो, हेल्म, हेल्म का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो हैंडल है स्टीयरिंग जैसा होता है वो, एंड ये जो फ्लैग्स है वो अपनी पोजीशन पर है, सब कुछ ऐसा का ऐसा है। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिस्ड, पेरिस्ड होना मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाना है, ये सारी चीज़ तो ऐसे की ऐसी ही रही, एक चीज़ पेरिस्ड हो गई मतलब डिस्ट्रॉयड हो गई, बर्बाद हो गई, वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट। और वो कोई नहीं था, क्या था वो? यंग हार्ट, जो छोटा सा बच्चा है कासाबियांका, वो उसकी वहाँ पे क्या हो जाती है? वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब हियर आई मीन टू से कि उसकी डेथ हो जाती है। ओके, आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। तो भी फिर से मैं एक बार बता दूं कि फेयर तो र, पाट, ट, धेर, र एंड हार्ट, ट। So my rhyme scheme is A B A B. तो what you have learned कि एक फादर के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए सब कुछ पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, और साथ में एक और छोटे से नन्हा सा बच्चा जो नेम क्या था? कासाबियांका था, वो भी क्या हो गया? वहाँ पे डिस्ट्रॉयड, पेरिस्ड हो गया, उसकी डेथ हो गई। और वो एकदम यंग था और फेथफुल हार्ट, उसके फादर से वो बहुत फेथफुल था, क्योंकि फादर ने ऑर्डर नहीं दिया जाने के लिए, तो वो वहाँ पे ही खड़ा रहा, और भले वो उसकी डेथ उसके सामने थी तो भी वो वहाँ से कहीं नहीं गया। आई मीन टू से कि एक छोटा सा बच्चा कासाबियांका वो हमें ऐसा मोरल दे के जाता है, ऐसा सीख दे के जाता है, ऐसा सिखा के जाता है कि वी शुड ऑल्सो हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर टीचर एंड आर ऑफ parents, so that even we can also like set our name, हम भी एक कासाबियांका जैसे हमारा नेम जो है वो क्या कर सकते हैं? ऊपर कर सकते हैं, और हमारे टीचर्स जो है, पेरेंट्स है, उसको प्राउड करवा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दैट आपको जो भी थीम है ये पोएम की वो समझ में आ गई होगी, बट स्टिल if you have any doubt then please without hesitation write in the comment box. I'm here only to solve your all the doubts. Okay, so please watch it, go through the video and write the theme at your own words and watch the video, and if you like it then please like it and be with us, and I hope you all are doing well. Thank you.